हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम करने वाले हैं अमेंडमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट्स कैसे दूंगा मैं आपको। पहले तो मैं आपको चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स दूंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर के अंदर कितनी अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपको चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी तो सबकी एक पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सबको मर्ज करके एक पीडीएफ बना के, है ना। ठीक है। तो और उसका एक प्रॉपर वीडियो 4 से 5 घंटे का वीडियो, ठीक है, पूरा का पूरा सभी अमेंडमेंट्स का एक साथ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट्स मई 25 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है। और सबसे पहले शुरू करेंगे सप्लाई चैप्टर से। लेकिन इससे पहले कि मैं अमेंडमेंट्स स्टार्ट करूं सप्लाई चैप्टर की, कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो क्या है ये कुछ बातों में कि भैया ये जो अमेंडमेंट्स होती है ना, जो मई 25 या हर बार जो अमेंडमेंट आती हैं, और मई 25 या मई 24, ठीक है ना, यानी मई वाला जो अटेम्प्ट रहता है, उसमें अमेंडमेंट्स जो होती है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। वहां से बहुत ज़्यादा पेपर आता है। ठीक है। अभी जो मई 25 का जो पेपर आने वाला है, उसमें लगभग 20 से 25 नंबर तक की जो अमेंडमेंट होंगी ना, जो की बार आई है, वो अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगी। अब कई लोगों का सवाल होता है कि अमेंडमेंट कितनी बार रिवीजन काफी होता है। मैं कहूंगा कम से कम 10 बार रिवीजन कर लो आप। यानी कि आप चाहे तो ये पीडीएफ निकाल सकते हो आप, है ना। तो आप, है ना, 10 बार ऐसे सर्कल लगा लेना। एक बार रिवीजन करो, ठीक है ना, तो उसको एक बार सर्कल कर लो, दूसरी बार करो दूसरे कलर से कर लो, फिर तीसरी बार, ऐसे करते करते ना 10 बार आपको पता लग जाएगा कि भैया मैंने 10 बार रिवीजन कर लिया। 10 बार रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है करना। 10 बार का मतलब ये नहीं है, देखिए, जब आप पहली बार करोगे तो हो सकता है कि आपको 2 घंटे लगे, दूसरी बार करोगे तो 1 घंटा लगेगा, तीसरी बार करोगे तो आधा घंटा लगेगा, चौथी बार तो आपको याद ही हो जाएगा। आप बस अपने आराम से सोने से पहले आराम से आंखें बंद करोगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज आपको अमेंडमेंट याद आनी शुरू हो जाएंगी। पांचवी बार आप कहीं पे मेट्रो में जा रहे हो वहां पे कर लो। छठवीं बार, ठीक है ना, जॉब पे बैठे हो, आधा जॉब कर रहे हो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, आधा घंटे का ब्रेक मिला है, उसमें से आपने थोड़ा टाइम बच गया, 10 मिनट, 10 मिनट में होने लग जाएंगी। तो इस तरीके से कुल मिला के 10 बार तो इसका रिवीजन करना है। आपके दिमाग में छप जानी चाहिए अमेंडमेंट्स, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की गलती ना हो और हमारा कोई नंबर यहाँ से ना कटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं चैप्टर यहाँ पे देने वाला हूँ, सप्लाई चैप्टर की आज हम अमेंडमेंट करेंगे। बिल्कुल आराम से वीडियो देखना। अमेंडमेंट्स आपको ऐसे लगेंगे कि कुछ है ही नहीं, आपको लगेगा जैसे हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सप्लाई चैप्टर, ठीक है, अमेंडमेंट्स फॉर मई 25। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला सवाल आता है कि सर कितनी अमेंडमेंट्स यहाँ पे आई हैं। तो सप्लाई चैप्टर के अंदर दोस्तों 4 अमेंडमेंट्स हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है। पहली अमेंडमेंट जो पढ़ेंगे वो है सेल्वेज वैल्यू। उसके बाद एक वारंटी करके अमेंडमेंट है। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेज और ईसोप ESPP RSU। ये 4 अमेंडमेंट्स हैं। ये आप लोग या तो पीडीएफ निकाल लेना, वरना इसको लिख लेना। आप एक रजिस्टर लगा लो अलग से, अपने हिसाब से वहां पे लिख लो। ठीक है ना। अब एक एक चीज करेंगे। चलिए, सबसे पहली अमेंडमेंट हम करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ते थे। स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। मैंने एक कार खरीदी मान लो, ठीक है ना, है, फिर वो 10 साल के बाद कबाड़ी में बेचने, तो वो जो कबाड़ी में जो बेच रहा हूं मैं, कबाड़ी में बेचने से जो पैसा आएगा वही तो सेल्वेज वैल्यू है ना। तो उसी को सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। उसी के ऊपर, ठीक है ना, उसी के ऊपर एक अमेंडमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, सेल्वेज वैल्यू, ठीक है ना, उसका क्या ट्रीटमेंट होएगा वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, क्या है सब चीजें। लेकिन इसको कवर करेंगे एक एग्जाम्पल से। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो ये एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि ये अमेंडमेंट खत्म है। बिल्कुल गारंटीड है मेरी, ठीक है ना, कि आपको अगर ये एग्जाम्पल खत्म तो समझ लो अमेंडमेंट खत्म। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हर एक अमेंडमेंट के साथ मैंने इस तरीके के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो मैंने एक कार खरीदी, जबकि मुझे कार वार, ठीक है, गाड़ियां वाड़ियां पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं मैंने एक कार खरीदी, 50 लाख रुपए की मैंने एक कार खरीद ली है। ठीक है। और मैं रोड पे जा रहा था, है ना। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गाने वाने चलाते हैं ना, वैसे कुछ करके, मतलब पूरा म्यूजिक व्यूजिक बजा के एकदम बढ़िया से और गाने वाने गाते हुए मैं जा रहा था, ठीक है ना। और मैं जो है रास्ते में स्पीड भी थी काफी, तो मेरा हो गया भाई एक्सीडेंट, है ना। तो एक्सीडेंट हो गया। अब मैं तो बच गया, है ना, लेकिन कार नहीं बच पाई, कार नहीं बच पाई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मुझे याद आया, अरे कार का तो इंश्योरेंस था। और कार का जो इंश्योरेंस होता है, ये ठीक है ना, यानी मोटर व्हीकल्स वगैरह के जो इंश्योरेंस होते हैं, आपको पता है दोस्तों, उनको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। मेरा इंश्योरेंस यानी इंसान का इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस,
ठीक है ना। कार का इंश्योरेंस यानी जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी बात तो क्लियर होगी, ठीक है ना। अब मैंने इंश्योरेंस वालों को कॉल किया कि जी ऐसी ऐसी बात है। वो लोग आए और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये है कार, हाँ ठीक है ठीक है। पूरा जायजा लिया और उन्होंने बोला कि जी देखो ऐसा है, ठीक है ना, आपका इंश्योरेंस क्लेम जो आपने बोला है, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया। मैं कौन हूं? जिसने इंश्योरेंस कराया था कंपनी से, जनरल इंश्योरेंस करा रखा था मैंने कार का, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 10 लाख रुपए पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कार तो अब कबाड़ा बच गई ना, बिल्कुल कबाड़ा बच गई, ठीक है ना। कार तो खत्म, मैंने जो इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 10 लाख रुपए दे देंगे। अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिलता है दोस्तों, आपको पता होगा उसके ऊपर कोई भी जीएसटी लगता नहीं है। पहली बात तो ये होगी। मान लो वो 10 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी चलो 10 लाख रुपए दे देते हैं आपको, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तो कोई जीएसटी लगेगा नहीं, इसमें तो किसी तरीके का डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर दो बातें हो सकती हैं मेरे साथ। क्या हो सकती है दो बातें? एक तो ये हो सकता है कि वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए मुझे दे दे, बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है कि वो मुझे 9 लाख रुपए दे। क्यों? 1 लाख रुपए जो मेरी कार डैमेज हुई ना, मतलब बिल्कुल कबाड़ होगी, एकदम टूट फूट गया, टूट फूट होने के बाद उस कार की वैल्यू भी तो बची होगी ना, कबाड़ी में बेचूंगा तो 1 लाख रुपए तो मिलेंगी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, देखो जी कार के पैसे हम देने वाले हैं, आपका इंश्योरेंस बनता है 10 लाख रुपए, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए की गाड़ी तो बची है ना अभी, तो वो तो मिलेंगे नहीं। गाड़ी आप अपने पास रखो, ठीक है ना, आप उसको बेच के पैसे ले लेना, ठीक है ना, हम आपको 9 लाख रुपए दे देते हैं। यानी कि जो सैलवेज कार है, यानी जो कबाड़ी कार है, वो मेरे पास पड़ी रहेगी, है ना, वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी उस 1 लाख रुपए पे थोड़ी ना कोई जीएसटी भरेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, कंपनी क्या कर रही है, 10 लाख रुपए मुझे पे कर रही है, 10 लाख रुपए पे कर रही है और कह रही है कि भैया चलो ये कबाड़ी कार हम अपने साथ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कबाड़ी कार उनकी हुई। अब कबाड़ी कार उनकी हुई तो कबाड़ी कार का करेंगे क्या वो, एक बात बताओ, अपने पास थोड़ी रखेंगे, ठीक है ना, किसी न किसी जाके कबाड़ वाले को बेचेंगे, तो वो उनके लिए सप्लाई हो जाएगा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे उनको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। आई होप एकदम से एग्जैक्ट क्लियर होगा बिल्कुल। अब यही चीज यहाँ पे वैसे इंग्लिश में लिख रखी है स्टडी मेट में, वही मैंने यहाँ पे चिपका दिया, बस थोड़ा सा अपने तरीके से चिपकाया है, ठीक है ना, कि प्रेजेंटेशन मतलब इस तरीके से दे दिए, लैंग्वेज पूरी की पूरी है स्टडी मेट की एज इट इज लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों, ठीक है ना, कार और कार का क्या इंश्योरेंस, यानी कि कौन सा इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। कार का डैमेज हो गया, ठीक है ना, और मैंने क्लेम किया, मैं कौन हूं, इंश्योरर, है ना, क्लियर है। अब दो बातें हो सकती हैं, क्या बातें हो सकती हैं, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है ना, या तो भाई साहब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, जो 10 लाख रुपए की कार थी उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करके मेरे को 9 लाख रुपए दे देंगे, या तो ये बात हो सकती है। यानी क्या कह रहा हूं यहाँ पे, डिडक्ट वैल्यू ऑफ सेल्वेज, सेल्वेज वैल्यू कितनी थी मेरी कार की, 1 लाख रुपए, फ्रॉम कहां से माइनस करना है, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस, मेरे को 10 लाख रुपए दे रहे हैं ना वो, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करके 9 लाख रुपए, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे कहता है सेल्वेज रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरर, इंश्योर्ड, ठीक है, यानी कि इंश्योर कौन है, मैं, ठीक है ना, यानी कि वो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है ना। तो मैं हो गया, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, यानी कि ब्रो, है ना, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है अपनी कार का, तो भैया कबाड़ी की कार तो मेरे पास ही रहेगी ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उसके पैसे काट लिए कि भैया तुम इसको बेच लेना, 1 लाख रुपए ले लेना अपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, को कोई भी जीएसटी पे यहाँ पे नहीं करना है। आई होप क्लियर है। अब दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि 10 लाख रुपए, ठीक है ना, क्लेम के बनते थे और उन्होंने कोई पैसा काटा नहीं, ठीक है ना, 10 लाख रुपए दे दिए। अब वो कबाड़ी की कार भी ले गए अपने साथ, कबाड़ी की कार ले गए, ठीक है ना, तो वो करेंगे क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले कबाड़ी की कार का, डेफिनेटली वो उसको बेच देंगे कबाड़ वाले को, यानी सप्लाई हो जाएगी उनके लिए, ठीक है ना, और उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उनकी जीएसटी लग जाएगी उसके ऊपर। आई होप क्लियर है, ठीक है ना, बोलो डन। ठीक है जी, चलिए पहली अमेंडमेंट यहां पे खत्म हो जाती है। अब दूसरी अमेंडमेंट पे आ जाते हैं। दूसरी अमेंडमेंट ये वाली, अब ये अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस अमेंडमेंट को कराऊं, मैं पहले आपको थर्ड अमेंडमेंट कराने वाला हूं, यानी कि तीसरी अमेंडमेंट हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरी अमेंडमेंट पे आ जाओ जरा, ठीक है ना, उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये है आपकी थर्ड अमेंडमेंट, ये रही। अब इसमें बहुत ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, मैं दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में रहता हूँ किराए पे, ठीक है ना। अब मैंने सोचा यार मैं अपना फ्लैट ले लूँ, मैं अपना एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो यार मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं और क्यों ना मैं एक अपना अपार्टमेंट खरीद लूँ, अपना एक फ्लैट ले लूँ, ठीक है ना। और मान लो मैंने सोचा कि मैं जो फ्लैट है ना, वो फ्लैट लूंगा मैं प्रीति विहार में, ठीक है ना।
और जिस व्यक्ति को मैंने बोला कि भैया मेरे को फ्लैट दिखाओ कोई, है ना, तो उसने बोला जी कहाँ लेना है फ्लैट। मैंने कहा कि जी फ्लैट चाहिए मेरे को प्रीत विहार में। उन्होंने कहा अच्छा। तो मैं उन्होंने कहा एक फ्लैट दिखाया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेट्रो से बहुत दूर है, मेट्रो के पास दिखाओ। यानी कि वो कह रहा है कि जी देखो, मेट्रो के पास का मतलब आप बोल रहे हो प्रेफरेंशियल लोकेशन, यानी कि प्रेफरेंशियल लोकेशन मतलब, ठीक है ना, यानी कि मैं लोकेशन प्रेफर कर रहा हूँ, ऐसी लोकेशन जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। मैं कह रहा हूँ मेट्रो के पास होनी चाहिए, तो उसके तो फिर कुछ ना कुछ मतलब वैसा ही फ्लैट अगर थोड़ा सा दूर लूंगा मेट्रो से तो सस्ता मिलेगा, लेकिन वहां पे महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस उसमें ऐड होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं अपार्टमेंट ले रहा हूं तो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस उसमें ऐड होते हैं, वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसी का पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, बोलो क्लियर है। यानी कि जब वहां पे फ्लैट बनाया गया तो डेफिनेटली ये सोच के बनाया ना, ठीक है ना, कि भैया यहाँ पे मेट्रो है, मेट्रो के पास है, ठीक है, तो वो लोग उसको महंगा बेचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। यानी प्रेफरेंशियल लोकेशन जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, मान लो 10 करोड़ का बेच रहे हैं तो 2 करोड़ वो इस बात के ले रहे हैं कि भैया मेट्रो के पास है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये तो होगी कंपोजिट सप्लाई। ये तो क्या होगी दोस्तों? कंपोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि इसमें मेन सप्लाई क्या है? मेन सप्लाई तो हो गया भैया कंस्ट्रक्शन सर्विस, ठीक है ना, और सेकंड सप्लाई ये हो गया, है ना, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज दे रहे वो, है ना, तो ये तो नेचुरली बंडल भी होगा, है ना, नेचुरली बंडल हो गया। तो आपको पता ही है नेचुरली बंडल अगर होता है तो कंपोजिट सप्लाई हो जाता है। तो मेन सर्विस क्या होगा? कंस्ट्रक्शन की सर्विस। तो जो कंस्ट्रक्शन सर्विस पे जो जीएसटी रेट लगेगा, जो मेन सर्विस पे जो जीएसटी रेट लगेगा, वही उस पे भी रेट लग जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर है, बोलो डन। ठीक है जी, तो ये तो हो गया, बिल्कुल इसमें कुछ था ऐसा नहीं। चलिए, अब यहां पे आ जाता है एक और अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट नंबर 4, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट करा दी है, थर्ड करा दी है, और फोर्थ करा रहा हूं। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहां पे आ जाते हैं। ये अमेंडमेंट क्या कहती है, इसको समझने के लिए मैंने यहां पे चार्ट बना रखा है, ये रहा। अगर ये समझ में आ गया तो ये अमेंडमेंट आपको तुरंत याद हो जाएगी अभी के अभी। अब इसको समझना है, हमें क्या समझना है? देखो जी, क्या होता है, एक है ना होल्डिंग कंपनी है, फॉरेन होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर एक उसकी सब्सिडरी कंपनी, यानी इंडियन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना। और इंडियन सब्सिडरी कंपनी है ना, उसके एम्प्लॉय हैं, यानी जो उसके पास काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो इंडियन सब्सिडरी कंपनी है ना, ये अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि भैया देखो, अगर आप हमारे पास कुछ साल काम करते हो, 5 साल 10 साल कुछ टाइम तक अगर काम करते हो, जो भी पीरियड है, ठीक है ना, तो हम आपको एक ऑप्शन देंगे, ठीक है ना। आप जो है फॉरेन होल्डिंग कंपनी जो हमारी है उसके शेयर दिला देंगे आपको, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना, अगर ऐसा करते हो तो। अब मान लो एम्प्लॉय उतने साल तक काम कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद इंडियन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना, फ्री में अपने एम्प्लॉइज को फॉरेन होल्डिंग कंपनी जो कि डायरेक्टली उनको अपने शेयर दे रही है, ठीक है ना, उसके शेयर दिलवा देती है कि चलो भाई तुम्हें शेयर दे देते हैं क्योंकि तुमने इतने साल काम किया, जैसा कि हमारा प्रॉमिस था। यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऐसा कुछ सुना होगा पहले भी, है ना। क्लियर है? अब इस केस में क्या जीएसटी लगेगा? तो पहली बात तो यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है क्या, कि अगर शेयर्स या सिक्योरिटी है, उसके परचेज या सेल करने पर ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है दोस्तों, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। शेड्यूल 3 की नेगेटिव लिस्ट में आता है ये, ठीक है ना। इसलिए ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसलिए कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी के साथ, ठीक है ना, दूसरी बात रख पाऊं। आई होप क्लियर है पहला। ठीक है, दूसरा केस, दूसरी बात हम पढ़ते हैं। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अब, ठीक है ना, इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर जो दे रही है वो फ्री में दे रही है, लेकिन फॉरेन होल्डिंग कंपनी क्या कहेगी कि भैया इंडियन सब्सिडरी कंपनी, हमने अपने अपने शेयर से आपके एम्प्लॉय को दिए हैं। तो इंडियन सब्सिडरी कह रही है चलो ठीक है जी, बताओ आपके कितने पैसे बनते हैं। वो कह रहे हैं कि चलो 100 रुपए का एक शेयर था, आप 100 रुपए दे दो, ठीक है ना, बात खत्म। 100 रुपए था, 100 रुपए आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलेंगे दोस्तों कोस्ट टू कोस्ट बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? कोस्ट टू कोस्ट बेसिस। यानी जितने का शेयर इन्होंने दिया है, ठीक है ना, इन्होंने फ्री में जितने का शेयर दिया है, इंडियन सब्सिडरी कंपनी उतना अमाउंट रिइंबर्स कर रही है। लो जी 100 रुपए ले लो। तो इसको ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी ने फॉरेन होल्डिंग कंपनी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है जी, चलो एक और कलर ले लेते हैं और अगली बात रखते हैं, और उसके बाद ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे एक बात और है, ये भी तो हो सकता है ना, क्या, ठीक है ना, देखो इंडियन सब्सिडरी कंपनी ने अपने शेयर एम्प्लॉय को फ्री में दे दिए,
ठीक है ना, यानी अपने शेयर मतलब फॉरेन होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर दिए हैं वो इंडियन सब्सिडरी कंपनी कह रही है चलो भाई फ्री में मिले तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडियन सब्सिडरी कंपनी तो अमाउंट देगी ना फॉरेन होल्डिंग कंपनी को, यही हमने पढ़ा भी, बिल्कुल देगी। अब फॉरेन होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर दिया उसकी वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन इंडियन सब्सिडरी कंपनी से वो चार्ज कर रही है 120 रुपए, यानी 20 रुपए एडिशनल कंसिडरेशन ले रही है फॉरेन होल्डिंग कंपनी इंडियन सब्सिडरी कंपनी से। तो यानी कि ये माना जाएगा कि जो इंडियन सब्सिडरी कंपनी ये फॉरेन होल्डिंग कंपनी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, और यहां पे जीएसटी भी लग जाएगा। लेकिन जो जीएसटी लगेगा ना दोस्तों वो आरसीएम बेसिस पे लगेगा, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर चार्ट क्लियर है तो इसका मतलब है दोस्तों सारे पॉइंट खत्म हो गए यहां पे और कुछ भी है नहीं। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे ठीक है ना, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, ठीक है ना, ESPPRSU, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय थ्रू किसके द्वारा, ओवरसीज होल्डिंग कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी के द्वारा होल्डिंग कंपनी के शेयर दे रही है इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि भैया कई बार ऐसा होता है कोई इंडियन कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है, ठीक है ना, कि भैया अगर आप हमारे यहाँ पे इतने टाइम तक काम करोगे तो भैया हम अपने फॉरेन होल्डिंग कंपनी के आपको शेयर दे देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन दे रहे। अगर एम्प्लॉय मर्जी है, मतलब एम्प्लॉय ले या ना ले वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि फॉरेन होल्डिंग कंपनी तो दे देगी इंडियन सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर्स, है ना, तो उसको रीइंबर्स भी तो करना पड़ेगा ना अमाउंट, यानी जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी को उतना ही अमाउंट रीइंबर्स करेंगे जितना का शेयर होगा, ये बात बता रखा है, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए अब यहाँ पे पहली बात तो यही बता रखा है, ठीक है ना, जो कि मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को फ्री में शेयर दे रही है ना, क्लियर है, और फॉरेन होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर रही है। तो इस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 3 के हिसाब से नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है ये, और यहाँ पे कोई भी जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी ना ही तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। आई होप एकदम से क्लियर होगा। अगली बात पे चलते हैं, और अगली बात रखने के लिए अगला पॉइंट। अब अगले पॉइंट मैंने जो दूसरा कराया था, ठीक है ना, आपको याद होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, कोस्ट टू कोस्ट बेसिस वाला। इसमें मैंने क्या बताया था कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी को बोलती है कि जी आपने हमारे एम्प्लॉय को जो शेयर दिए उसकी वैल्यू बताओ, कितने का शेयर था। उसने कहा जी 100 रुपए था। चलो 100 रुपए था, आपको कितने चाहिए, वो कह रहा है 100 रुपए दे दो, यानी कोस्ट टू कोस्ट बेसिस 100 रुपए था, 100 रुपए दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ना तो इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे ना ही इस पे ऊपर जीएसटी लगेगा। यही पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यही बता रखा है, ठीक है ना, क्या, कोस्ट टू कोस्ट बेसिस, ठीक है ना, और इसको ना तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे दोस्तों और ना ही इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आई होप क्लियर है। अगला पॉइंट वही जो यहाँ पे बता रखा है ये वाला, ठीक है ना, कि भैया ये भी तो हो सकता है ना, इसने जो शेयर दिया है एम्प्लॉइज को वो है तो 100 रुपए का, पर इंडियन सब्सिडरी कंपनी से 120 रुपए ले रहा है, तो 20 रुपए एडिशनल कंसिडरेशन ले रहा है, तो उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा और आरसीएम पे टैक्स लगेगा, ठीक है, आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। ये पॉइंट यहाँ पे बता रखा है। आइए इसके ऊपर यही देखते हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन होल्डिंग कंपनी इंडियन सब्सिडरी कंपनी से 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, एडिशनल कंसिडरेशन ले रही है। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। अब इसके ऊपर इसका मतलब जीएसटी भी लगेगा, क्यों, क्योंकि इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे और आरसीएम के अंदर, ठीक है ना, टैक्स लग जाएगा इंडियन सब्सिडरी कंपनी। बोलो डन? आई होप क्लियर है, ठीक है ना। ये तो हो गए। तो यहां पर 3 अमेंडमेंट हो गए दोस्तों। फर्स्ट हो गई है, सेकंड छोड़ के थर्ड और फोर्थ हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड अमेंडमेंट के ऊपर, ठीक है ना। अब सेकंड अमेंडमेंट पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी बड़ी अमेंडमेंट है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम होता है ना, कहते हैं ना कि जिस फ्लो में पानी बह रहा है उसी फ्लो के अंदर बहते चलो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, शांति से बस आप फ्लो के साथ बहना। तो ठीक वैसे ही जब मैं कहानी बनाऊं, जब मैं आपको कोई चीज समझाऊं, तो समझ लो वो A to Z जो है वो बस ये इंग्लिश में लिख रखा है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है। आप देखो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड अपनी अमेंडमेंट। तो यहां पे आ जाते हैं। ये क्या है, ये जो है ये वारंटी के ऊपर है। आप समझना, देखिए मैं इसके ऊपर एक कहानी पहले आपको सुनाता हूं, ठीक है ना। मैंने अभी एक लैपटॉप खरीदा था, जिंदगी में पहली बार लैपटॉप खरीदा है, ठीक है ना। हाँ, और मैंने लैपटॉप खरीदा था अभी पिछले साल, है ना, उसकी कहानी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो है लैपटॉप खरीदने गया, है ना, और मैंने बोला जी लैपटॉप चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, 70,000 रुपए का लैपटॉप है, ये ले लो। मैंने कहा ठीक है।
मैंने कहा जी कोई वारंटी वारंटी है? उन्होंने कहा हाँ 1 साल की वारंटी है, कोई दिक्कत होती है तो रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, वारंटी है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है कि जो वारंटी दी है वो मैन्युफैक्चरर ने दी हो, या फिर हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने दी हो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर, ये भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है ना। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है जी, मतलब मैंने जो जिस दुकान से खरीदा मैंने उनको बोला कि भैया ये जो लैपटॉप मैं ले रहा हूँ आप बताओ, इसकी वारंटी वारंटी 1 साल की आपने दी है, ठीक है, 1 साल के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो कह रहे हैं कि जी देखो ठीक है ना, हमने लैपटॉप बेच दिया है, अब आप चले जाना नेहरू प्लेस में, वहां जाके इसके जो है ऑफिस है वहां से आपको रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी या जो भी है, ठीक है। एक दो तरीका यानी कि मैन्युफैक्चरर से। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं जी, हमारे पास ले आना, है ना, चलो ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर 1 साल के अंदर अंदर मेरे लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है यानी वारंटी पीरियड में, ठीक है ना, तो मैं जाऊंगा, वो ठीक करके देंगे या रिप्लेस करेंगे, जो भी करेंगे उसके लिए मेरे से पैसे थोड़ी लेंगे वो, नॉर्मली ये होता है ना। तो ये बात यहाँ पे बताओ, इंग्लिश में लिख रखी कुछ भी नहीं है। तो ये तो होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉन्सेप्ट, आई होप क्लियर हो गया हुआ। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ा देते हैं और आगे चलते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए, वारंटी के पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, है ना। अब इसके 3 केस बना के इन्होंने दे रखे हैं, वन बाय वन चलना प्लीज, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट और फ्लो के हिसाब से बहना है आपको बस। तो सबसे पहले जाते हैं दोस्तों केस नंबर 1। केस नंबर 1 मैंने ये बता रखा है, ठीक है ना, कि भैया मेरे को वारंटी मिली, बिल्कुल मिली, लेकिन वारंटी कौन दे रहा है, मैन्युफैक्चरर दे रहा है, ठीक है ना। कस्टमर यानी कि मेरे को जो वारंटी दे रहा है ना, जिस कंपनी का मैंने लैपटॉप लिया, मान लो मैंने एचपी का लैपटॉप लिया, तो एचपी जो है कंपनी है यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मेरे को वारंटी दे रही है। अब दो बातें हो सकती हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई भी दिक्कत यहां पे रहेगी नहीं। पहली बात तो क्या हो सकता है कि मान लो उसमें कुछ दिक्कत आती है, लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है और 1 साल का टाइम पीरियड था वारंटी का, और 1 साल के अंदर कोई दिक्कत आई और मैं चला गया, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, या तो वो रिपेयर करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, पर मेरे से पैसे नहीं लेते विदाउट कंसिडरेशन, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे मेरे से, कोई पैसा नहीं ले रहे। अब खुश होने वाली बात नहीं है इसमें, आपको लगेगा अरे भाई कितनी अच्छी बात है, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब उन्होंने ओरिजिनली मेरे को मतलब वो गुड्स बेचा था ना, यानी लैपटॉप बेचा होगा, ठीक है, तो दोस्तों रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट होती है ना, रिपेयर या रिप्लेसमेंट की कॉस्ट, वो ऑलरेडी उस टाइम पे इंक्लूड होती है, ठीक है ना, और उसके ऊपर टैक्स भी ऑलरेडी पे होता है उस टाइम पे, हमने उसके ऊपर टैक्स भी ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है ना। ऑलरेडी ओरिजिनल सप्लाई जब उन्होंने किया होगा, लैपटॉप मेरे को जब बेचा होगा उसके अंदर, ठीक है ना, ये जो अमाउंट है ना ये ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड था, ठीक है ना। इसलिए जब मैं जाऊंगा 1 साल के अंदर अंदर तो उस टाइम पे मेरे से अलग से चार्जेस नहीं लेंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि अलग से चार्जेस लेते हैं वो लोग, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि वो अलग से चार्जेस ले, ठीक है ना। अगर विद कंसिडरेशन मैं लैपटॉप लेके गया, उन्होंने बोला जी कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है ना, जो एडिशनल कंसिडरेशन उन्होंने लिया है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि वो सप्लाई हो जाएगी उस टाइम पे, डन, ठीक है, बिल्कुल कुछ था नहीं इसमें, मतलब ऐसी कुछ बड़ी बात थी नहीं इसमें, आपको लगी हो कि भैया पता नहीं क्या सीखा नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। अब लेकिन केस नंबर 2 आ जाते हैं। केस नंबर 2 बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बिल्कुल आराम से। अब केस नंबर 2 में क्या है देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, पहले वाले में था मैन्युफैक्चरर ने मेरे को, मैन्युफैक्चरर ने यानी मान लो मैंने एचपी का लैपटॉप लिया तो एचपी जो कंपनी है, ठीक है ना, उन्होंने मेरे को, मैन्युफैक्चरर ने मेरे को वारंटी दी थी। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी दे रहा है कस्टमर को, यानी कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है जिससे मैंने खरीदा, जिससे मैंने सामान खरीदा, वो कह रहा है कि जी कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, ऐसा होता है ना, हम बैठे हैं। ये ज्यादातर लोग जो हम बैठे हैं कहने वाले होते हैं ना, ये बाद में बैठे नहीं होते हैं, फिर ये हाँ एकदम से खड़े हो जाते हैं कि अरे ये कौन आ गया, हम तो जानते भी नहीं आपको भाई साहब, है ना। चलिए, तो यहां पे अब एक बात मैं आपको बता दूं, केस नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात, डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को वारंटी दे रहा है, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब मेरे को वारंटी दे रहा है तो 3 प्रॉब्लम हमारे सामने यहां पे निकल के आती है, यानी 3 इशू है हमारे सामने, 3 प्रॉब्लम निकल के आती हैं, वो ये तीनों प्रॉब्लम हम यहां पे डिस्कस करेंगे एक एक करके केस नंबर 2 के अंदर, जब डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी देता है कस्टमर को। पहली प्रॉब्लम क्या है बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और तुरंत आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर जीएसटी वुड बी पेबल ऑन रिप्लेसमेंट रिपेयर प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर वारंटी दे रहा है ना, और उसके पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा है, तो पैसे चार्ज नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कोई जीएसटी है ही नहीं, कंसिडरेशन नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। या फिर वो पैसे चार्ज कर रहा है, एडिशनल कंसिडरेशन ले रहा है कुछ, तो फिर जीएसटी है,
सप्लाई बन जाएगा, ये बहुत बेसी बात है। बताओ, इसमें कुछ भी था नहीं, पहला इशू खत्म हो गया। चलिए ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम यानी कि दूसरी समस्या क्या निकल के आ सकती है, दूसरी बात करते हैं। दूसरा इशू क्या आता है इस केस में, whether any supply is involved between the distributor and manufacturer in case of replacement of goods and its part by the distributor। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझेंगे और आपको तुरंत जो है ये चीज समझ में आ जाएगी, कुछ भी इसके अंदर आपको लगेगा नहीं। ठीक है, बहुत एक एक करके समझेंगे। तो इशू नंबर 2 है। अब इशू नंबर 2 के अंदर पहला पॉइंट इन्होंने कुछ दे रखा है, आइए इसको समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस द गुड्स और पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर द वारंटी। मेरे लैपटॉप में 1 साल के अंदर कोई दिक्कत आती है, मैं गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस कैसे किया डिस्ट्रीब्यूटर ने, हो सकता है उसके स्टॉक में कोई लैपटॉप पड़ा था, उसने उठा के मेरे को दे दिया, या उसके पास लैपटॉप नहीं पड़ा था पर उसने किसी थर्ड पार्टी से परचेज करके मेरे को दे दिया। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ना। एंड चार्ज कंसिडरेशन फॉर पार्ट्स और रिप्लेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जी देखो जी, हमने तो ना किसी दूसरे बंदे से माल लेके परचेज करके लैपटॉप आपके कस्टमर को दे दिया है, ठीक है ना, आपके भी आप पे लाओ, अब उसके पैसे हमें दे दो। ये हो सकता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जी ये बात है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी वुड बी पेबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी आईटीसी ले लेगी, कंपनी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी आईटीसी ले लेगी। चलो ठीक है, आई होप डन। अब और क्या हो सकता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि भैया इसमें और भी बातें हो सकती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर रेज ए डिमांड टू मैन्युफैक्चरर फॉर गुड्स और इट्स पार्ट टू द रिप्लेसमेंट बाय हिम। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड द सेड गुड्स और पार्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द परचेज ऑफ सच रिप्लेसमेंट विदाउट सेपरेट कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझना, कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट कस्टमर को दे देता है और उसके लिए कोई पैसा भी चार्ज नहीं करता है। ठीक है ना। और फिर बाद में क्या कहता है कि लाओ जी हमने ये प्रोडक्ट दिया है, अब आप ये प्रोडक्ट हमें दे दो। ठीक है ना। तो क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगी, नहीं लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, तो बस इतना ही बोल रखा है इसमें, और कुछ भी इसमें है नहीं, है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ध्यान से समझना। एक है मैन्युफैक्चरर यानी कि एचपी, है ना, कम जो लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है, चलो उनकी बात कर लेते हैं। मान लो मैंने उनका लैपटॉप खरीदा। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर जिससे मैंने लैपटॉप खरीदा। और तीसरा हूं मैं, यानी कि मैं यानी कि, है ना, क्लियर है। ओके ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना, ठीक है ना, अब ऐसा हो सकता है ना क्या, कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 लैपटॉप बेचे। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल 1000 लैपटॉप बेचे, है ना, और उस पे जीएसटी वीएसटी पे होगा और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ने आईटीसी वगैरह ले ली है ना। और अब यानी कि जो मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एक लैपटॉप लेके पहुंच गया कि भैया लैपटॉप में गड़बड़ है, उन्होंने रिप्लेस करके दे दिया। ठीक है, और वो अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर तो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे काम कर रहा है ना, तो मैन्युफैक्चरर को कह रहा है कि भैया ठीक है आप बताओ, एक कस्टमर है वो आया है, क्या करना है। तो मैन्युफैक्चरर क्या कह रहा है कि एक काम करो, आप अपने लैपटॉप में से जो हमने आपको दे रखे 1000 उनमें से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है कि वो लैपटॉप थोड़ी ना, उसका तो मैंने आपको पेमेंट किया है, ये है और वो है। तो वो कह रहा है कि एक काम करो, ये मान लो कि 1000 लैपटॉप नहीं बेचे हैं हमने, ये मान लो 999 लैपटॉप बेचे। ठीक है ना। वो कह रहा है फिर, तो कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरर ने जो जीएसटी पे किया है उसका जीएसटी कम हो जाएगा, है ना, उस एक प्रोडक्ट के ऊपर। और कंडीशन है लेकिन उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का आईटीसी रिवर्स होएगा, आईटीसी उस प्रोडक्ट के ऊपर रिवर्स होएगा, तभी ये होएगा। आई होप क्लियर है। यही पॉइंट यहां पे दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है, ठीक है ना, कस्टमर को आउट ऑफ द सप्लाई। कौन सी सप्लाई से, ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम हिम, यानी मैन्युफैक्चरर से। ऑलरेडी रिसीव मतलब 1000 प्रोडक्ट ऑलरेडी रिसीव है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर 1000 प्रोडक्ट में से अपने कस्टमर को प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे रहा है। तो इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आईटीसी रिवर्स करे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी थी। ये पॉइंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, ठीक है ना। अब यहां पे क्या बता रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस द गुड्स और इट्स पार्ट टू द कस्टमर अंडर द वारंटी बाय यूजिंग हिज स्टॉक। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है
जो कस्टमर है यानी कि मैं हूं, ठीक है ना, मेरा प्रोडक्ट वारंटी में था, उसने प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, कहां से रिप्लेस किया, उसके स्टॉक में पड़ा हुआ था, ठीक है ना, बाद में उसने मैन्युफैक्चरर से वही प्रोडक्ट ले लिया और मैन्युफैक्चरर ने वो प्रोडक्ट दे दिया उसको डिस्ट्रीब्यूटर को कि लो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके लिए ना तो कोई कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेपरेट कंसिडरेशन तो हुआ नहीं है, तो इसलिए कोई जीएसटी भी यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल सी बात थी। अगले पॉइंट पे चले जाते हैं। अब आ गया इशू नंबर 3, थर्ड इशू पे आ जाते हैं। अब तीसरा इशू, केस नंबर 2 के अंदर तीसरे इशू पे आए हम लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कह रहा है वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड रिपेयर सर्विस इन एडिशन टू रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, रिपेयर करके दे रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है ना, ओके, रिप्लेसमेंट के अलावा कह रहा है ना, टू द कस्टमर, कस्टमर को विदाउट कंसिडरेशन एज ए पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, बट चार्ज मैन्युफैक्चरर फॉर द सच रिपेयर। अब देखो, अब जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की है ना, रिपेयर करने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की, उसके बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूटर क्या दे रहा है, वारंटी दे रहा है ना। और मैं पहुंच गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं जी, हम रिपेयर कर देते हैं, और जो भी पैसा बनेगा रिपेयर का, ठीक है ना, वो पैसा वो किससे ले लेगा, वो मैन्युफैक्चरर से ले लेगा, है ना। मैन्युफैक्चरर को क्या करेगा, वो अलग से एक टैक्स इनवॉइस दे देगा या डेबिट नोट दे देगा, जिस तरीके से भी वो चाहे। तो इसको क्या बोलेगा, इसको ये माना जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, मैन्युफैक्चरर है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, जीएसटी यहाँ पे लगेगा डेफिनेटली। आई होप क्लियर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एकदम मजा आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा है नहीं कि कुछ भी इसके अंदर है, ढंग का कुछ भी नहीं है ना। तो आपको लगेगा, मतलब खुद से पढ़ोगे तो लगेगा अरे दिमाग फट जाएगा कि अरे यार पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन है कुछ भी नहीं, नॉर्मल लाइफ की बातें हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है दोस्तों, एक्सटेंडेड वारंटी। अब आप इसको सुनोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार कुछ भी नहीं है। तो अब मान लो मैंने लैपटॉप खरीदा, ठीक है ना, मैंने लैपटॉप खरीदा, अब मैंने लैपटॉप खरीदा, और कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो जिस बंदे के पास, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के पास लैपटॉप खरीदा, वो क्या कह रहा है, ये सच्चाई में हुआ था ऐसा, वो मुझे, जब मैं लैपटॉप खरीदा ना तो मुझे कह रहा था कि देखो मैं तो कस्टमर हो गया है ना, तो वो मुझे क्या कह रहा था, सर एक काम कर सकते हो, 1 साल की वारंटी की जगह पे 2 साल वारंटी करा लो, ठीक है ना। अब एक तो ये हो सकता है कि जब उसने मेरे को लैपटॉप बेचा, ओरिजिनल सप्लाई की, यानी कि जिस टाइम पे मुझे लैपटॉप बेच रहा है उसी टाइम पर, या तो ये हो सकता है कि उसी टाइम पर मैं क्या करा रहा हूं, अपनी वारंटी एक्सटेंड करा रहा हूं, यानी 1 साल की मैंने 2 साल करा ली, ठीक है ना। तो 2 साल करा ली तो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा वो, ठीक है ना, कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा, और इसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, जो मेन सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई तो भैया ओरिजिनल सप्लाई है ना, जो रेट लगेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर जो रेट लगेगा वही उसके ऊपर रेट लग जाएगा, ठीक है ना, बोलो डन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि भैया मैंने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, एक्सटेंड नहीं करानी मेरे को वारंटी, लेकिन 1 साल वारंटी खत्म होने के बाद फिर मैं पहुंच गया कि मेरे को वारंटी एक्सटेंड करानी है, कर दो आप, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर उसको सेपरेट सप्लाई माना जाएगा और उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है ना, और उस पर जीएसटी लग जाएगा, क्लियर है, उस पर जीएसटी लग जाएगा, उसको अलग से सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मान के उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। यानी कि 2 बातें होंगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर मैं लैपटॉप खरीदता हूं कंपनी से, तो कंपनी हमें ऑफर देती है कस्टमर को कि भैया आप चाहो तो अपनी वारंटी एक्सटेंड करा सकते हो, 1 साल की वारंटी मिली है, 2 साल की करा लो, 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है ना। या तो हम उसी टाइम पे करा लेते हैं, उसी टाइम पे करा लेते हैं तो कंपोजिट सप्लाई बन जाता है, ठीक है ना, वही रेट लगेगा जो ओरिजिनल सप्लाई पे लग रहा है। या फिर बाद में जाके कराएंगे, बाद में जाके कराएंगे तो अलग से सप्लाई माना जाएगा उसको, और उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है ना, और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा अकॉर्डिंगली, बोलो डन, ठीक है ना। यहाँ पे सारी अमेंडमेंट हो गई है दोस्तों, और ये सीट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग ये प्लीज अमेंडमेंट बहुत अच्छे से देखिएगा, और वीडियो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज, अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है ना। और बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया है, मैंने सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी के जो मैराथन बनाया था उस पर 70,000 से ज़्यादा व्यूज हुए हैं, ठीक है ना। और मतलब इतने ज़्यादा लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और मैं किसी को बताता भी नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मतलब किसी को पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं कि मैं मतलब क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है दोस्तों, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब ये नोट्स लिखने में एक एक चीज खुद 10 बार पढ़ के, ठीक है ना, उसकी चीजें समझ के, इधर उधर से समझ के कि यार क्या है बेसिकली राइट कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि कंटेंट की राइट डिलीवरी हो, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए, आधी अधूरी इंग्लिश नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप आधी दूरी इंग्लिश है और उसको पढ़ के, होता है ना कई बार कंटेंट कम होता है, ठीक है ना, उस कंटेंट को शॉर्ट करने के चक्कर में। देखिए मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल डिटेल में और ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी करना है और लैंग्वेज पे एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है ना, क्योंकि आधे अधूरे कंटेंट से ना, ठीक है ना, उसका कुछ और ही मीनिंग निकल जाता है, ठीक है ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, और कमेंट जरूर किया करो यार प्लीज, ठीक है ना, वीडियो को लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाओ प्लीज, ठीक है, सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, क्योंकि इतने वीडियो डाल दिए मैंने, मतलब इतनी मेहनत की है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की है, और सब कुछ मैंने यहाँ पे फ्री में दे रखा है, ठीक है। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है ना, और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, इवन कॉल भी करते हैं, मैं तब भी उनसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आप भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।